नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था सीरीज का 5वां लेक्चर है, 5वीं वीडियो है। इसके पहले के जो 5 वीडियोज़ हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या अर्थव्यवस्था सीरीज कैसी लग रही है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट में पूछिए या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा आप वीडियो को। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, बैंकिंग प्रणाली का विकास भारत में कैसे हुआ है उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, 1806 में जो है बैंक ऑफ बंगाल बना। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1849 में बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक थे जिनसे प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते थे। ये राजाओं के जो बैंक होते थे वो थे ये। इसमें जो है सरकार और निजी क्षेत्र के शेयर थे ज़्यादातर। जो है इसमें जो राजा महाराजा रहते थे उनके पैसे रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1921 में जो है अंग्रेज़ों ने इसको क्या किया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया इसी को। फिर 1 जुलाई 1955 में इसी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण करके इसे SBI भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। ठीक है, फिर अवध बैंक जो है 1981 में जो बना था और सीमित देयता वाला भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। और SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ये एग्जाम PCS और जो यूपी के एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर अब ये जो आगे की 2 डेट हैं, 19 जुलाई 1969, ठीक है, 69 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो अभी कितनी जो है राष्ट्र वाणिज्यिक बैंक बची हुई हैं, तो वही 12 बची हुई हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने वो जो है बताया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कलकत्ता में पहले की गई थी। फिर 1937 में इसे जो है कहाँ लाया गया, मुंबई में लाया गया। और इसका हेड अभी ये कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, अब इसकी संरचना क्या है, RBI की संरचना क्या होती है, भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में ये होता है। इसमें केंद्रीय निर्देशक बोर्ड होता है, इसके कार्य का पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन जो करता है वो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड होता है, जिसके अंतर्गत 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और अभी हाल में जो है भारतीय स्टेट बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, फिर अब इसका कार्य देखते हैं, RBI कार्य क्या है। तो पहला कार्य क्या है, मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन। इसके पहले हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए कैसे जो है मौद्रिक नीति का उपयोग करते हैं, जैसे जिसमें जो है पॉलिसी रेट था, मतलब कि रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF तथा CRR SLR इनका उपयोग करके ये तरलता का प्रवाह को संतुलित करते हैं, जिससे कीमत स्थिरता बनी रहे। ठीक है, मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन है। दूसरा क्या है इनका, अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूल स्थिरता को बनाए रखना। वही मतलब कि अगर तरलता ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आने का खतरा है। तो तरलता को, जो कैश इनफ्लो है उसको जो है समायोजित करने का काम ये करते हैं। उनका जो है स्थिरता उसको बनाए रखना है। फिर अगला क्या है, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, अब फिर देखते हैं आगे का कार्य क्या है। फिर ये मुद्रा जारी करेंसी इशूअर RBI को करेंसी इशूअर भी कहते हैं। ये 2 रुपए के ऊपर के सभी नोटों को जारी करता है। ठीक है, RBI द्वारा 1957 में अपनाई गई न्यूनतम आरक्षित मानक के अनुसार ये है कि RBI के पास 200 करोड़ का सोना या डॉलर रखना अनिवार्य है। ठीक है, 200 करोड़ का सोना या डॉलर रखना अनिवार्य है। और RBI द्वारा जारी प्रत्येक नोट में अंतिम देयता सरकार की होती है, लेकिन भुगतान का वादा RBI को होता है। देखिए, अब किसी नोट में देखिएगा उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो ये देयता जो होती है RBI की, सरकार की होती है, लेकिन भुगतान का वादा जो है वो RBI करता है। 1 रुपये का जो नोट या सिक्का होता है, इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है और वितरण इसका जो है RBI द्वारा किया जाता है। फिर अगला तीसरा क्या है कार्य जो है RBI का, ये सरकार का बैंक होता है।
कहने का मतलब है कि सरकार के खातों की देखरेख करता है, ये सरकार के खातों की देखरेख करता है, सभी मुद्रा या बैंक संबंधी मामलों में सरकार को परामर्श देता है, ठीक है। और राज्य तथा स्थानीय प्राधिकरण को भी ऋण देता है। अब ये देखिए क्या है, सरकार का बैंक कैसे है कि ये राज्य सरकार को भी, एक बार ये क्वेश्चन आया था जो है यूपीएससी में, तो राज्य सरकार को भी ये परामर्श देता है, ठीक है। उसमें यही ऑप्शन था तो वो विवादित हो गया था, तो आपको मान लेना है कि राज्य सरकार को भी आरबीआई जो है परामर्श केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी दे सकता है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, बैंकों का बैंकर है और अंतिम ऋणदाता है। बैंकों का बैंकर कहने का मतलब कि बैंक, और अंतिम ऋणदाता कहने का मतलब कि बैंक मतलब जब उनको पूंजी की जरूरत होगी तो सब, अगर कहीं से नहीं मिलेगा तो आरबीआई के पास ही जाएंगे, उसके अलावा उनको और कहीं से ऋण नहीं मिल सकता है, ठीक है। अंतिम ऋणदाता है और बैंकों का बैंकर है ये। साख का नियामक है। साख का नियामक कहने का मतलब कि साख जो है, जो कैश है, इसका जो है वो रेगुलेटर है कि कैश को मार्केट में कितना जाना है, कैसे करता है वो आपको हमने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी, जो पॉलिसी रेट्स होते हैं उनको वो घटा बढ़ा के तरलता, जो मुद्रा का वो कैश का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। जितने भी बैंक होते हैं उनका जो है ये नियामक होता है, उनका रेगुलेटर होता है कि वो उन पे जो है जो भी गाइडलाइंस होती है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधक भी होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधक भी होता है। 1946 में भारत को आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1946 में आईएमएफ की सदस्यता भारत को प्राप्त हुई थी। विनिमय दर स्थिर, आरबीआई विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। जो स्थिर मतलब विनिमय दर पर ही आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है और देश की विदेशी मुद्रा कोष का संचय करता है। जो अभी था ना कि ये विदेशी मुद्रा का वो है, प्रबंधक है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के विकास का में भूमिका निभाता है। कैसे, जो पॉलिसी रेट के, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये कैश का जो है फ्लो बढ़ा के जो है अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश जो है बढ़ा के जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण ये क्या होता है, आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में बाहरी आघातों से मुद्रा के स्टॉक स्टेबलाइजेशन करने की, मुद्रा सृजन करने के अपने उपकरणों का प्रयोग करता है। उपकरणों में मुद्रा की बढ़ी हुई पूर्ति अच्छी नहीं होती है क्योंकि सेवाएं वस्तुएं कम हैं तो महंगाई बढ़ेगी। आरबीआई इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देता है। आरबीआई क्या करता है, जो बाजार में मान लीजिए तरलता ज़्यादा हो गई है और महंगाई बढ़ रही है तो उसके स्थिरीकरण के लिए, मतलब उसको जो है कंट्रोल करने के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जो ओएमओ पढ़ा था हमने, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था, कि उसमें जो है आरबीआई सरकार की सिक्योरिटी को बेचता या खरीदता है। तो उसमें जब सिक्योरिटी को बेचेगा तो जो पैसा था मार्केट में वो उसके पास, आरबीआई के पास आ जाएगा, तो जिससे जो है इन्फ्लेशन पे वो कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो ये है क्या है, ये आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण कैसे किया जाता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, ये क्या है देखते हैं। आरबीआई के देश में मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्ण देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। अब देखिए आरबीआई ही है जो करेंसी का इशूअर होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि सरकार की देयता होती है लेकिन भुगतान तो आरबीआई द्वारा किया जाता है ना। तो मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्ण देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। इसमें आम जनता का पैसा, व्यावसायिक बैंकों का नकदी तथा सरकार की आरबीआई में जमा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बाजार स्थिरीकरण स्कीम क्या है, आरबीआई द्वारा अतिरिक्त तरलता प्राप्त की दृष्टि से जारी की गई प्रतिभूति है। इन प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त राशि संचित निधि में नहीं दर्शाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से बैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक को दो भागों में बांटा गया है। एक अनुसूचित बैंक होती है, एक गैर अनुसूचित बैंक होती है। अनुसूचित बैंक वो होती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। और जिन्हें क्या होता है कि सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है। और गैर अनुसूचित बैंकें वे होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं आरबीआई के 1964 का जो एक्ट है उसके अनुसूची 2 में जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी वो गैर अनुसूची बैंक होंगी, ठीक है। और अनुसूचित कौन सी होंगी, जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत अब कौन कौन सी आती है अनुसूचित बैंक के अंतर्गत, एक वाणिज्यिक बैंक आ जाएगी और दूसरी है सहकारी बैंक। तो अभी वाणिज्यिक बैंक देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत है सरकारी बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक और ग्रामीण बैंक, जो, ठीक है।
अब तो अब इनमें देखते हैं कि सहकारी बैंक और जो ये वाणिज्यिक बैंक हैं, इनका क्या अंतर है। तो संसद बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत ये सरकार वाणिज्यिक बैंक जो का रेगुलेशन किया जाता है, जबकि जो सहकारी बैंक है, ये राज्य अधिनियम द्वारा इनका जो है स्थापना की जाती है, रेगुलेशन की जाती है। CRR SLR रखना अनिवार्य है वाणिज्यिक बैंक के लिए, तथा सहकारी बैंक के लिए भी CRR SLR, ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब PSL क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होता है कि कुछ क्षेत्र विशेष के लिए कुछ निश्चित ऋण देना जो है अनिवार्य कर दिया जाता है, तो वो जो है वाणिज्यिक बैंक के लिए अनिवार्य होता है। हाँ, उन्हें जो है विशेषता जो है कुछ लगभग 40% जो है लोन एक क्षेत्र विशेष के लिए देना होता है। और इसमें क्या है, सहकारी बैंक में जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है वो नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही होती हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है वाणिज्यिक बैंक का, लाभ कमाना होता है। और सहकारी बैंक का उद्देश्य क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव से होते हैं। ये अनेक राज्य में इनकी शाखाएं होती हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र निर्धारित होता है किनका, सहकारी बैंक का। ठीक है, एक मिनट, हाँ, इनका क्षेत्र निर्धारित होता है, ये देखिए, एक मिनट सॉरी, हाँ, आगे देखते हैं। कार्य क्या है इनका, जो है वाणिज्यिक बैंक का, जमा स्वीकार करना, ऋण देना और बीमा किस्त। ठीक है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना तथा हाँ, जमा स्वीकार करना, ऋण देना तथा जो है बीमा किस्त की अदायगी करना। ठीक है, ये इनका काम है। क्या हो रहा है ये, हाँ, आगे देखते हैं। अब सहकारी बैंक देखते हैं। सहकारी बैंक क्या है, 3 है। एक हो गया राज्य सहकारी बैंक, दूसरा हो गया केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक या ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक है, अब राज्य सहकारी बैंक में क्या है, नाबार्ड एवं RBI से ऋण लेती हैं राज्य सहकारी बैंक, और केंद्रीय और प्राथमिक को ये ऋण देती हैं तथा उनको नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अब जो केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक है, ये इनकी ऋण की अवधि 1 से 3 वर्ष की होती है। प्राथमिक या ग्रामीण सहकारी बैंक क्या है, कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इन्हें शुरू कर सकते हैं, और ये अल्पकालीन ऋण देते हैं, शॉर्ट टर्म में लोन देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं हम। इसमें बैंकों को किसी विशेष क्षेत्र में न्यूनतम ऋण देना अनिवार्य होता है। ये हमने पहले अभी बताया था ना, विशेष क्षेत्र में न्यूनतम ऋण देना अनिवार्य है। और इसमें 2 शाखा, इसमें देखिए कैटेगराइजेशन किया गया है 2 ठो। एक है भारतीय बैंक और विदेशी बैंक, वो विदेशी बैंक जिनकी शाखाएं 20 से अधिक हैं, और दूसरा है विदेशी बैंक जिनकी शाखाएं 20 से कम हैं। अब देखिए, जो भारतीय बैंक और विदेशी बैंक जिनकी 20 शाखाएं से अधिक हैं, वो क्या करेंगी, उसमें वो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है 18% जो है वो ऋण अनिवार्य कर दिया गया। इस क्षेत्र में आपको 18% देना है। कमजोर वर्गों के लिए 10% कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और निर्यात ऋण भी निश्चित किया गया है। कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा भी निश्चित किया गया है। और ये टोटल जोड़ के कुल ऋण का 40% जो है भारतीय बैंक और ऐसी विदेशी बैंक जिनकी जो है शाखाएं 40 से अधिक हैं, अपने टोटल ऋण का 40% ये प्राथमिक क्षेत्र की ओर देते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं विदेशी बैंक जिनकी शाखाएं 20 से कम हैं, इनके अलग अलग क्षेत्र निर्धारित नहीं हैं, और 2019-20 में इनमें क्या कर दिया गया है कि ये भी 40% जो है अपने कुल ऋण का प्राथमिक सेक्टर में देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये करेंगे। ठीक है, फिर यदि ये बैंक 40% ऋण क्षेत्र विशेष को राहत नहीं देते, तो ये अगर ये 40% नहीं दे पाते हैं लोन, तो ये क्या करेंगे, जो भी पैसा बचा होगा उस 40% के अंतर्गत, उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF में जो है वो चला जाएगा, जिसे ये जो नाबार्ड द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। आगे हम देखेंगे नाबार्ड क्या है। ठीक है, जो 40% जो इनका प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही था, अगर वो उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, जितना बचा रहेगा वो जो है RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाएगा, जिसे नाबार्ड द्वारा मैनेज किया जाता है। और इस जो विदेशी बैंक थी जिनकी शाखाएं जो है 20 से कम थी, अगर उनका जो है प्रायोरिटी सेक्टर में जितना भी परसेंटेज निर्धारित था उससे कम करते हैं, तो जितना बचा हुआ है वो स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड में चला जाएगा, जिसे जो है SIBD द्वारा जो है
सिडबी द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। इसे राज्य सरकार कम ब्याज पर लोन लेती है। ठीक है। और पीएस जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग लागू है किन किन बैंकों पे, देखिए सरकारी बैंकों में लागू है, निजी बैंकों पे लागू है, वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी आरआरबी रूरल बैंक पे। और किस पे लागू नहीं है, सहकारी और एनबीएफसीज पर जो है, अभी एनबीएफसी आगे पढ़ेंगे हम, उस पर जो है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग लागू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बैंक और एनबीएफसी में अंतर क्या है, देखिए एनबीएफसी का पहले उदाहरण थोड़ा आप समझ लीजिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस हो गई, बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड हो गई, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल लिमिटेड हो गई, ये सब आप देखते होंगे जो है इनके जो है बोर्ड लगे होते हैं, इनका ऑफिस होता है, ये सब जो है एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ठीक है, ये बैंक से थोड़ा सा अलग होती हैं। अब देखिए बैंक का क्या है, बैंकिंग रेगुलेशंस से लाइसेंस प्राप्त करते हैं, जबकि जो एनबीएफसीज होती हैं ये बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 से लाइसेंस प्राप्त करते हैं। बैंक को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इनको अलग अलग क्षेत्रों, जैसे जिस क्षेत्र की एनबीएफसी होगी उस क्षेत्र के नियामक जो होंगे, जैसे कुछ को तो आरबीआई करता है रेगुलेट, और अगर बीमा क्षेत्र से जुड़ी एनबीएफसी है तो एडा करेगा, और अगर शेयर मार्केट से जुड़ी है तो सेबी करेगा। ये पैसा जमा स्वीकार करती हैं कौन, बैंकों का काम ही यही है, पैसा जमा करना, फिर उसका लोन देना, उस पर लाभ कमाना, तो ये मेन काम बैंकों का है। और एनबीएफसी क्या करते हैं, सिर्फ टाइम डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, करंट और सेविंग डिपॉजिट ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब सीआरआर एसएलआर बैंकों के लिए अनिवार्य है। सीआरआर क्या होता है कि एक निश्चित परसेंटेज होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और एसएलआर क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड, बैंक एक निश्चित अनुपात में बैंक अपने पास खुद ही रखता है, और ये एनबीएफसी के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि टाइम डिपॉजिट है तो अगर टाइम डिपॉजिट वो एनबीएफसी कर रही है तो उसको जो है एसएलआर 15% रखना पड़ेगा। एसएलआर को अपने पास ही रखना है, कि वो कैश भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकती है। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, देखिए इसमें जो बैंक है वो तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग 40% टोटल ऋण का देते ही हैं, लेकिन जो एनबीएफसी हैं ये नहीं देते हैं, इनको प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पूंजी जो है मिनिमम 500 करोड़ होनी चाहिए बैंकों की, और जो इनकी है एनबीएफसी की 5 करोड़ होनी चाहिए। शेयर बाजार में बिना पूछे पैसा नहीं लगा सकते हैं बैंक। ठीक है, किससे, आरबीआई से। और ये जो है ये इनका काम ही है, ये शेयर बाजार में पैसा लगाना, जो म्यूचुअल फंड वगैरह है तो ये करेंगे ऐसा। लोन रेट बेस रेट से जुड़ा होता है, इनका जुड़ा नहीं होता है। अब काम क्या है एनबीएफसी का, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकती है क्योंकि रेपो रेट के माध्यम से ऋण ले सकती है। अब ये भी आरबीआई से रेपो रेट के माध्यम से ऋण ले सकते हैं, कौन, एनबीएफसीज। ठीक है। आगे अब आते हैं जो है अगला जो टॉपिक हमारा, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। ठीक है, इनकी दोनों की जो मिनिमम पूंजी होती है वो 100 करोड़ से शुरू होती है। इनमें कुछ डिफरेंसेस है, देखते हैं। देखिए इनकी मिनिमम पूंजी क्या है, 100 करोड़ है। ठीक है, इनमें क्या है कि जो स्मॉल बैंक है ये डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। ठीक, डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, जबकि जो पेमेंट बैंक है ये करंट और सेविंग डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। ठीक है। और ये जो स्मॉल बैंक है ये लोन देने का छोटा दायरा है, छोटे किसानों या अनौपचारिक क्षेत्रों को, अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों सेक्टर्स को ये लोन दे सकता है। लेकिन जो पेमेंट बैंक है ये लोन नहीं दे सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट फिक्स भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो डिपॉजिट है वो फिक्स है, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा ये नहीं स्वीकार कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी जो ये स्मॉल बैंक हैं ये माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, बदले नहीं जा सकते हैं। और पेमेंट बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। 25% जो शाखाएँ हैं स्मॉल बैंक की वो ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। जो पेमेंट बैंक है इनमें जो है आरबीआई जो एनआरआई हैं वो अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, और इसमें जो है जो स्मॉल बैंक है इसमें आरबीआई की ये सुविधाएं प्रदान करती हैं। देखिए, ठीक है। और जो पेमेंट बैंक है ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाती हैं, और जो ये है स्मॉल बैंक है सहकारी बैंक में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है। और फिर आगे देखते हैं पेमेंट बैंक क्या है, गरीब लोगों को कम कमीशन पर पैसे भेज सकेगा, ये गरीब लोगों को कम कमीशन पर पैसे भेज सकेगा, तथा साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है पेमेंट बैंक। अब देखिए जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है ये लागू होती है किसके लिए, स्मॉल बैंक के लिए। 3 वर्ष में 40% को प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग करनी पड़ती है, और 50% लोन लघु सूक्ष्म क्षेत्र के लिए ही ये देते हैं,
कौन से? स्मॉल बैंक। इन दोनों बैंक की स्थापना नचिकेत मोरे समिति ने 2014 में ये गठित हुई थी समिति, उसी के आधार पे इन बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगला है मुद्रा बैंक। अब ये देखिए ये क्या है, इसकी स्थापना जो है पीएम मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 को किया था। ठीक है, संसद के एक अधिनियम द्वारा ये बनाई गई है। पहले क्या होता था, इसका नाम क्या है, मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड री फाइनेंस एजेंसी है ये। पहले क्या होता था, 1992 में जो एसएसजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम इनका शुरू हुआ, जिसका देखरेख नाबार्ड करता था। इससे क्या होता था, निर्धनों को एसएसजी के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता था, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता था। फिर अब जब इसका उद्देश्य क्या है, भारत सरकार ने क्या किया, अप्रैल 2015 में इसे स्थापित किया। ये क्या करेगा, भविष्य में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नियमन करेगा, रेगुलेशन करेगा। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनका जो है ये रेगुलेशन करेगा। वर्तमान में इसे जो है सिडबी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, सिडबी के अंतर्गत, आगे देखेंगे सिडबी हम, के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। यह सभी वित्तीय संस्थानों को, जो भी वित्तीय संस्थान हैं जो माइक्रो सेक्टर के लिए लेंडिंग दे रहे हैं, उनको ये पुनः वित्त की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो माइक्रो यूनिट को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, बैंक से छोटे कारोबारियों, छोटे निर्माण इकाइयों, दुकानदार, सब्जी विक्रेता आदि को इससे लाभ होगा। ठीक है, इस योजना के तहत 3 तरह के लोन प्रदान किए जाते हैं। एक शिशु उद्योग के लिए 50,000 का लोन, किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख का लोन। इसमें जो है आपको कोलेट्रल नहीं देना होता है, गवर्नमेंट इसका जो है खुद ही जो है वो होती है, आपकी सिक्योरिटी देती है। ठीक है, अगला देखते हैं सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। तो इसका उद्देश्य क्या है कि छोटे स्तर पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास करना। मतलब अब लघु उद्योग विकास बैंक ही लघु नाम है, नाम ही लघु उद्योग विकास बैंक है, तो ये छोटे उद्योग की औद्योगिक इकाइयों को स्थापना करेगा और उनका वित्त पोषण, मतलब उनको फाइनेंसिंग प्रदान करेगा, तथा सरकार और निजी इसके शेयर होल्डर हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय क्षेत्रीय आर, हाँ ठीक है, ये हो गया, सॉरी, हाँ, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। आरआरबी एक्ट 1976 द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। इनका उद्देश्य क्या है, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, अब इसमें जो पूछ सकता है वो ये, पहली बात तो ये कब इनकी स्थापना की गई है, दूसरा ये पूछ सकता है कि इसमें जो है स्पॉन्सरशिप किसका किसका होता है। तो केंद्र सरकार का 50% स्पॉन्सरशिप होता है, राज्य सरकार का 15% होता है, और स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है। जैसे कि एसबीआई की जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगी, उसमें एसबीआई का 35% जो है हिस्सेदारी होगी, राज्य सरकार जिस राज्य, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में 15% होगी, और केंद्र सरकार के 50% होगी। फिर आइए देखते हैं आगे, एक्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयातकों और निर्यातकों के संदर्भ में दिए जाने ऋण की प्रमुख संस्था है। ठीक है, ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो ऋण आयातकों और निर्यातकों को ऋण दिया जाता है, उसके लिए प्रमुख संस्था है। ये विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त कार्यक्रम भी प्रदान करती है। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं अगली बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी है इसमें। ये आवासीय संपत्तियों की कीमत में उतार चढ़ाव को देखता है, ताकि साथ ही रेजिडेक्स जो इंडेक्स है वो भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये पूछ चुका है पीसीएस में, तो ये अभी ध्यान रखिएगा। फिर एक टर्म है वाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं। ठीक है, अब देखे होंगे आप, जो मैक्सिमम एटीएम होते हैं उसमें उस स्पॉन्सर बैंक का नाम लिखा होता है कि एसबीआई का एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है। ऐसे एटीएम जिनके साथ प्रवर्तक बैंक का नाम नहीं जुड़ा होता है वो वाइट लेबल एटीएम होते हैं। ऐसा कोई एटीएम होगा जिसके साथ कोई बैंक का नाम नहीं जुड़ा होगा तो वो वाइट लेबल एटीएम हो जाएंगे। इन्हें आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। अब देखते हैं
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका कार्य क्या है, देश में पेंशन क्षेत्र को विकसित और विनियमित करने के उद्देश्य से इसका विकास किया गया है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम भी इसी के अंतर्गत जो प्रारंभ की गई है, इसी के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, अब सेबी देते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और 1992 में सेबी एक्ट द्वारा वैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, वैधानिक दर्जा इसको कब प्रदान किया गया है, 1992 में सेबी एक्ट द्वारा। अब इसका कार्य क्या है, इसके कार्य देखते हैं। शेयर बाजार सिक्योरिटी मार्केट को विनियमित मतलब रेगुलेट करना। दूसरा क्या है, निवेश बैंक, मर्चेंट बैंक, वेंचर बैंक को रेगुलेट करना। म्यूचुअल फंड के निवेश की योजनाओं को नियमित और पंजीकृत करना। 100 करोड़ या 50 व्यक्तियों वाले निधि या चिट फंड को इसके दायरे में रखा जाता है। ये रेड डाल सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है और प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके जो है मामले को जल्दी निपटारा करने का भी इसको अधिकार है। इसके फैसले के खिलाफ आप सैट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। ठीक है, 2015 में क्या किया गया था, FMC थी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था, जिसका सेबी में विलय कर दिया गया था। और ये करता क्या था, जो FMC था, ये जिंस बाजारों की निगरानी करता था। अब ये काम जो है सेबी करता है। सेबी क्या करता है, जो कमोडिटी मार्केट है उनके वो अब सेबी के दायरे में आ गए हैं। कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत जो है सोना, चांदी, कच्चा तेल और अनाज, गेहूँ, दलहन जो ये सब आते हैं। ठीक है, शेयर की खरीद बिक्री नहीं होती है, बल्कि जो है भविष्य में इसमें क्या होता है, जो जिंस बाजार में, कि भविष्य में मूल्यों का निर्धारण करके किसानों को बिचौलियों की मनमानी से बचाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा जो है ये कमोडिटी एक्सचेंज है, जो कि मुंबई में है और स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध भारत का पहला ये है ठीक है, कॉमेक्स है। 2015 के राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ ये अर्थव्यवस्था का जो 5वां लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप लोग से आशा है कि आप लोग ऐसे ही समर्थन अपना प्रदान करते रहेंगे और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिए और अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके बताइए या मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम धीरे धीरे आपका जो है, अब कल जो है मैपिंग का एक लेक्चर और जो लेक्चर 2 और आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ एक मैपिंग का लेक्चर और एक जो है आपका करंट का जो है क्वेश्चन MCQs बेस्ड टॉपिक पे आएगा। तो आगे 6ठा लेक्चर इस अर्थव्यवस्था का बहुत ही जल्द आएगा। धन्यवाद।